आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए थे, सुना वहाँ पे आप काफ़ी जल्दी में थे एक सर्टिफिकेट के लिए। 28 अप्रैल को सुबह सुबह 9:30-10 बजे सऊदी कॉन्सुलेट से फ़ोन आया और उन्होंने कहा जी आप अपने पासपोर्ट फॉर वीज़ा पर्पसेस जमा कराएं। तो हमें क्योंकि अगले दिन सुबह 9 बजे एतमाद में टाइम दिया गया था, तो मेरे लिए जो चैम्बर का जो सर्टिफिकेट था वो एक नहायत ज़रूरी डॉक्यूमेंट था। 2.5 घंटे तजलील की गई। जो वहाँ पे जो चैम्बर के जो अहदेदार थे उनको ये नहीं पता था कि मैं कौन। जब मैं वहाँ पे गया तो उनको एक फ़ोन आया एक मौसूफ का, जो कि वो भी ऑफिस बेयरर हैं, और उन्होंने उनको कहा कि जी आपने वकार राइस मिल्स को सर्टिफिकेट इशू नहीं करना। कि वो जो मौसूफ थे मैं उनको बड़े अच्छे लफ्ज़ों में लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा जी मेरे लफ्ज़ गलत थे और मेरे से ये काम कराया गया है। न्यूज़पेपर में ऐड लगवा दिया कि जी मोहसिन अजीज़ साहब ने फ़ोन किया है चैम्बर में और वहाँ पे हमारे बंदों को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई हैं, शीशे तोड़े गए हैं। सब चैम्बर में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के बरादर निस्बती ज़रूर हैं। अपने लॉयर के थ्रू 2 ऑफिस बेयरर से और एक मेंबरशिप में स्टाफ में एक शख्स से मैंने इन तीनों को जी नोटिस भेजे अपने लॉयर की तरफ से। अब ये जवाब दें मुझे। वो इखलाक भट्ट साहब हों, वो इरफान यकूब भट्ट साहब हों, वो शुएब भट्ट साहब हों, ख्वाजा ज़रार साहब हों, या कोई भी हो, आज तक कभी भी किसी बंदे ने अल्लाह के हुक्म से नेगेटिव सियासत का कभी भी नहीं हमें कहा कि आप नेगेटिव सियासत करें। जितने दूसरे ग्रुप ने जो अब इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उन्होंने जितने पैसे लगाए, जितने फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया, जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, अगर आप फैसल भाई रिजल्ट्स देखें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट रिजल्ट्स उसके कंपेयर में रिजल्ट्स को इतने अच्छे नहीं आए। सदर चैम्बर के लिए उम्मीदवार मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूं अनटिल एंड अनलेस मेरे लीडरशिप इसका फैसला करे, इखलाक भट्ट साहब इसका फैसला करें। मैं ऑन कैमरा ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं और मेरे फैमिली और मेरे वालिद साहब, हम लोग ओहदों के भूखे बिल्कुल नहीं हैं। मैं आपको लिख के दे देता, मुझे बिल्कुल कोई चीज़ ना दें, मगर मेरी सपोर्ट, मेरी दौड़ और मेरी जो सारी नेक तमन्नाएं और जो ख्वाहिशें हैं वो सारी इखलाक भट्ट साहब के ग्रुप के साथ हैं। मैं कल भी इखलाक भट्ट साहब का था, मैं आज भी इखलाक भट्ट साहब को, जिन्होंने जाना होता है वो चले जाते हैं। अब आप एक समझे कि गुजरांवाला जिमखाना के अगर इलेक्शंस जो कराएगा या जो करेगा वो भी उस सारी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाएगा। इसमें कितनी एफर्ट्स शामिल हैं और इस मकाम को हासिल करने के लिए क्या क्या मुश्किलात पेश आई और कैसे आपने ये एजाज़ हासिल किया? मैं इसमें सीधी ये बात कहूँगा कि जो मेरे वालिद साहब की जो मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिर्फ उनकी मेहनत है, वो और किसी की मेहनत नहीं। और आज मैं मेरा छोटा भाई है मियाँ उस्मान अजीज़, वो और मैं अपने वालिद साहब के शाना बशाना खड़े हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल फारूक सागर और सागर किनारे में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन इकराम, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुज़श्ता दिनों एक सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब गुजरांवाला के एक मारूफ बिजनेसमैन अपने रिन्यूएबल सर्टिफिकेट के लिए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए, तो वहाँ पर उन्हें जिन सूरत हाल का, जिस हालात का सामना करना पड़ा, आज उनसे उनका मौक़िफ़ मालूम करने के लिए हम उनके पास मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ है वकार राइस मिल्स से, आप इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं और आपका जो ग्रुप है वकार राइस मिल्स, वो पाकिस्तान में राइस एक्सपोर्ट के हवाले से उसने पहले नंबर का एजाज़ हासिल किया है, जो इंतहाई खुशाइन बात है और हमारे शहर के लिए भी एक बड़ा एजाज़ है। मेरे साथ मौजूद हैं वन यूनिटी ग्रुप के रहनुमा मियाँ मोहसिन अजीज़ साहब, नौजवान हैं और बड़ा अच्छे जज्बे से काम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपके वक्त के लिए। फैसल भाई थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए थे, सुना वहाँ पे आप काफ़ी जल्दी में थे एक सर्टिफिकेट के लिए, जो वहाँ के स्टाफ और वहाँ के रजीम ने बताया, तो वहाँ क्या सूरत हाल हुई? हम आपका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं कि क्या मामला वहाँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए स्पेशल आप कामों की तशरीफ़ लाए। गुजारिश ये थी कि अरसाए तकरीबन 2.5 महीने से 3 महीने से जो मेंबरशिप रिन्यूअल है वो चल रही थी। मैंने मेंबरशिप गालबन मार्च के महीने में रिन्यू करा ली थी, क्योंकि
हमारे कोई ट्रेड डेलीगेशन जाने थे, कोई हमारी एग्जीबिशन लगनी थी। आपको पता है सऊदी अरब के वीज़े जो हैं वो सऊदी अरब में बंद किए हुए हैं। तो हमारे एक वहाँ पे बहुत बड़े बायर हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने फ़ॉरेन मिनिस्ट्री सऊदी अरेबिया में क्या कि हमारे वीज़े इशू कराए। उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है आप अपनी रेडी रखें और आपको किसी भी टाइम जो एतमाद है जो कि लाहौर में जो एप्लीकेशन फॉर सऊदी अरब लेता है वो आपको किसी भी टाइम कॉल कर देगा। मैंने तकरीबन 2 महीने पहले अपनी मेंबरशिप रिन्यू कराई और मैंने एक मरतबा नहीं कई मरतबा 4-5 मरतबा जो मेरा ऑफिस का स्टाफ है मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो वहाँ पे गए और एक मरतबा नहीं गए, वो मल्टीपल टाइम्स गए कि जी आप हमें सर्टिफिकेट दे दें, क्योंकि हमारा एक एग्जीबिशन लगना है मई के अंदर सऊदी अरेबिया में, तो हमें उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हमें ये वाक़या गालबन 28 अप्रैल को पेश आया, जब हमें 28 अप्रैल को सुबह 9:30-10 बजे सऊदी कॉन्सुलेट से फ़ोन आया और उन्होंने कहा जी आप अपने पासपोर्ट्स फॉर वीज़ा पर्पसेस जमा कराएं। तो हमें क्योंकि अगले दिन सुबह 9 बजे एतमाद में टाइम दिया गया था, तो मेरे लिए जो चैम्बर का जो सर्टिफिकेट था वो एक नहायत ज़रूरी डॉक्यूमेंट था। मैंने मेरे एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने गुजरांवाला चैम्बर में जाके अपना सर्टिफिकेट लेना था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जी आप गुजरांवाला चैम्बर जा रहे हैं तो आप हमारा सर्टिफिकेट भी लेते हैं। वो सुबह 12 बजे वहाँ पे गए और वहाँ पे जो चैम्बर के एक सीनियर अहदेदार हैं वो वहाँ पे बैठे हुए थे और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हमें वक़ार राइस मिल का सर्टिफिकेट भी दे। उनको 2.5 घंटे उनको बिठाया गया, उनकी तज़लील की गई और उनको तरह तरह की बातें सुनाई गई और आखिर में 2.5 घंटे बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं लगता कि चैम्बर के अहदेदार जो हैं या जो उनकी सीनियर मैनेजमेंट है वो कोई इंटरेस्टेड नज़र आ रही है या सीरियस नज़र आ रही है आप हमें चैम्बर का सर्टिफिकेट इशू करने में, तो लिहाजा आप ऐसा करें कि आप आ जाएं। जब मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है मैं निकल आता हूँ, उतनी देर में वो नमाज़ पढ़ने चले गए। जब मैं चैम्बर पहुँचा तो वहाँ पे 20-25 बंदे थे। इत्तेफाक से जो वहाँ पे जो एक अहदेदार थे वो प्रेसिडेंट साहब की सीट पे बैठे हुए थे और वहाँ पे फ्रंट की 2-3 जो सीट्स थी वो खाली थी। मैं और मेरे साथ जो 1-2 हमारे और भाई थे जिनको ये मसला उनको भी इशू था, हम लोग जाके चैम्बर की प्रेसिडेंट ऑफिस में उनकी सामने वाली जो सीट्स उस पर जाके बैठ गए। जो वहाँ पे जो चैम्बर के जो अहदेदार थे उनको ये नहीं पता था कि मैं कौन। जब मैं वहाँ पे गया तो उनको एक फ़ोन आया एक मौसूफ का जो कि वो भी ऑफिस बेयरर हैं और उन्होंने उनको कहा कि जी आपने वक़ार राइस मिल्स को सर्टिफिकेट इशू नहीं करना। आगे से कुछ गैर मुनासिब लफ्ज़ से मेरी जो विल है मुझे इजाज़त नहीं देती है कि मैं वो आपके सामने वो गैर मुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूं और किसी किस्म का भी जो है कोई ऐसे लफ्ज़ बोलूं जिससे जो माहौल ख़राब हो। बहरहाल उन्होंने कोई अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए बल्कि बहुत ही गैर अखलाकी और उस तरह के लफ्ज़ से जिससे किसी भी बंदा कोई भी शख्स उससे वो सोच सकता है कि मेरी तज़लील की गई और मेरी इंसल्ट की गई। 2.5 घंटे बैठने के बाद अल्टीमेटली हम लोग वहाँ से उठे और बल्कि कि मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि वो जो मौसूफ थे मैं उनको बड़े अच्छे लफ्ज़ों में लेता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा जी मेरे लफ्ज़ गलत थे और मेरे से ये काम कराया गया है। जो कराने वाले थे वो भी ऑफिस बेयरर थे और जिन्होंने लफ्ज़ बोले हैं वो भी ऑफिस बेयरर थे, मगर मैं उनको फिर भी उनकी मेहरबानी है और बल्कि ये एक बड़ा गुड जेस्टर है कि उन्होंने कहा जी मेरे से लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुए हैं जो कि मुझे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे और मेरे से लफ्ज़ इस्तेमाल गलत कराए गए हैं। अभी मैं वहाँ से उठ के घर नहीं पहुँचा था तो उन्हीं के जो अभी आजकल जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड लगवा दिया कि जी मोहसिन अजीज़ साहब ने फ़ोन किया है चैम्बर में और वहाँ पे हमारे बंदों को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई हैं, शीशे तोड़े गए हैं और ब्ला 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 मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ चीज़ें सुनने में आई। और साथ आखिर में जो मेरे लिए ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ थी वो ये था कि इन्होंने ये लिखा कि जी ये एक वफाकी वज़ीर के बरादर निस्बती हैं। सब चैम्बर में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के बरादर निस्बती ज़रूर हैं। बेशक कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, मगर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़ातियात की और ये जो पॉलिटिकल डिस्कशन है इसको कभी भी बीच में लाके किसी नहीं लाना चाहिए, टारगेट नहीं करना चाहिए। ज़ातियात को तो लाना ही नहीं चाहिए सियासत में। और अगर ये इसमें
ये बात अगर मेरे तक मुझे लिख देते कि जी ऐसे किया, जो कि मैं इस चीज़ का मैं हलफ देने को तैयार हूँ, और मैं किसी भी सीनियर प्लेटफॉर्म पे जाके इस चीज़ का वादा करने को तैयार हूँ कि मैंने कोई किसी किस्म की ना कोई धमकियाँ दी हैं, ना किसी मेंबर को फ़ोन किया है, और ना ही मैंने कोई शीशे तोड़े हैं, जो कि तरह तरह की बातें हो रही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर के शीशे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबके लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ शीशे हैं, और एक मोअज़्ज़ज़ प्लेटफॉर्म है। सबका घर है वो, सबका किसी घर एक है, ग्रुप का आज नहीं है। वो हैं, कल कोई और होगा। हाँ, तो बिल्कुल इसलिए ऐसा। ये जो बातें कहना ये बड़ी गैर मुनासिब और ये अच्छी बातें नहीं थी जो उन्होंने की। ये फिर मैंने इसका रिएक्शन मैंने शो किया, जो कि मैं समझता था, बल्कि मैं मजम्मत भी करता हूँ, और बड़े जो मेरे दोस्त और अहबाब हैं उन सब ने बड़ा मजम्मत की है इस बात के ऊपर कि ये जो इन्होंने बात की है ये गलत बात की है। बहरहाल मैंने DGTO को भी लिखा है, और DGTO ने भी नोटिस जारी किए हैं, और मैंने अपने लॉयर के थ्रू जो 2 ऑफिस बेयरर से और एक मेंबरशिप में स्टाफ में एक शख्स से मैंने इन तीनों को जी नोटिस भेजे हैं अपने लॉयर की तरफ से। अब ये जवाब दें मुझे। ये हद तक इज्जत क्या आपने? जी, मैंने हद तक इज्जत के नोटिस भेजे हैं, जी। जो कि मैं ज़रूरी समझता था। मैं फिर इनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी सियासत में, किसी भी तरह के डिस्कशन में पॉलिटिकल डिस्कशन बिल्कुल भी ना लाएं, और किसी सियासी शख्सियत को भी इसमें नहीं लाना चाहिए। हर शख्स का किसी न किसी सियासी घराने से या किसी न किसी सियासी शख्सियत से ताल्लुक ज़रूर है। वो सबको पता है किसका ताल्लुक किससे है, किसका ताल्लुक किसी से नहीं है, किससे है किससे नहीं है। कुछ लोग अपना ताल्लुक निभाते हैं और कुछ लोग यही करते हैं जो उन्होंने किया। अच्छा मोहसिन साहब, आपका जो सियासी ताल्लुक और अजीज़दारी है वो तो आपके लिए वैसे भी काबिल फ़ख्र है। वो एक अच्छे और बड़े सियासतदान है, एक नाम मकाम है उनका, तो ज़ातियात पे तो बात नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, हमें मालूम हुआ है कि इस दौरान जब ये वाक़या हुआ है दोनों तरफ से जो लोग सुलहजू हैं, सुलह पसंद हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं इस मामले को कि ख़त्म कराया जा सके और रफा दफा कराया जा सके। तो आप क्या बताएंगे इस हवाले से? देखिए फैसल भाई, सबसे पहले आपका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त था। मेरे से ज़्यादा उस सियासी घराने को आप जानते हैं, बिल्कुल, और आपका मेरे से ज़्यादा वहाँ पे ताल्लुक करीबी रहा है, क्योंकि आप पूरा दिन आप देखते थे वो किस तरह वो सियासत करते हैं। मगर मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म की कोई नेगेटिव सियासत हुई है। मगर मैं इस सारी चीज़ में मैं अपनी सीनियर जो मेरी वन यूनिटी ग्रुप की जो मेरी क़यादत है, जो हमारे लीडर्स हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इस बात में उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। मगर मैं आपको एक बात बता दूँ, हमेशा हमारी जितनी भी सीनियर मैनेजमेंट है, वो इखलाक भट्ट साहब हों, वो इरफान यकूब भट्ट साहब हों, वो शुएब भट्ट साहब हों, ख्वाजा ज़रार साहब हों, या कोई भी हो, आज तक कभी भी किसी बंदे ने अल्लाह के हुक्म से नेगेटिव सियासत का कभी भी नहीं हमें कहा कि आप नेगेटिव सियासत करें। और ऐसी हिदायत आपको नहीं कभी दी? कभी भी किसी मेरे जो जितने भी लीडर्स हैं, इखलाक भट्ट साहब मेरे लीडर हैं, कभी भी उनकी तरफ से ये नहीं आया। और वो हमेशा कहते हैं यार तहम्मुल से बात करें, आप अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करें। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब ये इशू हुआ तो इखलाक भट्ट साहब जो नहायत काबिले इज़्ज़त हैं और सीनियर लीडर हैं, उन्होंने उन ऑफिस बेरर को फ़ोन करके उनसे 3 मरतबा रिक्वेस्ट की। और ये जो नहायत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, ये मेरा ख़्याल है कि ये उनको जो वो ऑफिस बेरर थे, उनको मेरा पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। अगर उनको मेरा पता होता तो शायद वो ये लफ्ज़ दबा जाते। मगर मैं फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारी किसी भी लीडरशिप ने नेगेटिव सियासत का कभी हमें नहीं कहा, किसी से बदतमीज़ी का कभी नहीं कहा। और जितने भी नए नौजवान जो हम मेरी तरह जो नए आए हैं, उनको हमेशा उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो सियासत है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। और बल्कि कि वो इस चीज़ पे भी आते हैं कि अगर किसी बंदे ने हमारे ग्रुप में से गलत बात की तो हम उसको जो है हम उसको उसे इस पे वो एक इशू कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपने ये बात क्यों की है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं सियासी पार्टियों में उनको दिए जाते हैं शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी किसी ने भी अगर कोई गलत बात की तो हम शो कॉज उसको जारी करेंगे, मगर इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से कभी इस तरह की कोई बात नहीं है। चलिए, ये आपका मौक़िफ़ आ गया और आपका हक है, आप कानूनी कार्रवाई भी करें। और अगर ज़्यादा बेहतर है कि आपके कायदीन और दूसरी साइड के कायदीन मिलजुल के इस मामले का हल अगर निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे माहौल के लिए। और आप जैसे जो नौजवान हैं, और पाकिस्तान के लिए हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स की उनको बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। और जो एक्सपोर्ट्स में इतना काम कर रहे हैं, आपको तो वैसे भी ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए,
चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप जैसे नौजवान जो इतनी शानदार परफॉर्मेंस लेके जाएं, उनका सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। पर आगे बढ़ते हैं। अब ये बताएं कि ये जो हमने जो गुज़श्ता इलेक्शन था चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, वो हमने देखा कि उसमें पहली बार मैंने आपको इतना एक्टिव देखा, और हमने सुना भी कुछ हलकों से, कारोबारी हलकों से आपका नाम भी लिया जा रहा था कि शायद आप अगले प्रेसिडेंट भी होंगे। और फिर आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, ख़ास तौर पर अपना जो आपका था कामोगी का एरिया, वहाँ के वोटर्स को, कारोबारी शख्सियात को मोबिलाइज़ करने में, प्रोग्रामों के इनेकाद में आपने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम किया। लेकिन जब हमने देखा कि इलेक्शन जो है वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए, क्या वजह समझते हैं कि इतनी कोशिश और आपके ग्रुप की बड़ी परफॉर्मेंस रही है लंबी चौड़ी, और काफ़ी अरसे से एक्टिव है वहाँ पे सारे लोग, तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आए? सर आपका ये क्वेश्चन भी बड़ा ज़बरदस्त है। सर गुजारिश ये है कि जो वन यूनिटी ग्रुप है वो काफ़ी अरसे से वो अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर की सियासत कर रहा था। हर शख्स में, हर ग्रुप में गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, मगर जो रिज़ल्ट्स आए वो मैं आपको रिज़ल्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जितने दूसरे ग्रुप ने जो अब इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उन्होंने जितने पैसे लगाए, जितने फ़ंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया, जितने रिसोर्स इस्तेमाल किए, अगर आप फैसल भाई रिज़ल्ट्स देखें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट रिज़ल्ट्स उसके कंपेयर में रिज़ल्ट्स कोई इतने अच्छे नहीं आए। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ जो हमारी लीड है वो कोई 100 या 125 वोट तक की जाए, मगर मुझे ये बताएं कि इतने पैसे लगा के और इतनी कंपेनिंग करके रिज़ल्ट्स क्या है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आप एवरेज आउट कर लें तो 25, 26, 27 वोटों से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वोट्स नहीं थे जो सी क्लास। हाँ, जो सी क्लास के जो वोट्स थे वो 25 से 27 वोट्स जो थे वो ज़्यादा लेके गए हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें जो हमारी जितनी भी सीनियर मैनेजमेंट है उन वो सब मैनेजमेंट के बंदों ने, हर बंदे ने बढ़ चढ़ कर एफर्ट्स की, भागे जो कर सकते थे। हाँ, गलतियाँ कोताहियाँ, कमियाँ और पेशियाँ तो हर तरफ से हर टाइम पे हो सकती हैं। हमारी तरफ से कुछ गलतियाँ थी, हमारी तरफ से कुछ कमी बेशियाँ थी, जो कि इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ साथ इंसान सीखता है। मैं बताऊँ, टाइम जो होता है वो इंसान को, वक्त जो है काफ़ी चीज़ें सिखा देता है। तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अपनी जो कमियाँ और कोताहियाँ हैं उनको दूर करें, और जो हमने चीज़ें नहीं की वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे उसको बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से कर सकें, ताकि हमारा जो ग्रुप है इंशाल्लाह ताला अगले साल जो इलेक्शन होने हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला जब भी इलेक्शन है हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम बेहतर रिजल्ट्स करें। और इसमें हमारी सारी लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दीवार के साथ जो है वो सारे बैठ के बात कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला उसमें कोई इशू नहीं होगा, हम सारे इकट्ठे हैं, कोई इशू नहीं है। एनालाइज किया आपने कि कुछ खास जो वजह अगर आपसे पूछी जाए कि एक आध जो बड़ी वजह थी वो क्या थी, कामयाब ना हो सके, चले जितने भी मार्जिन से आप नहीं हो? सर देखें, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश आपको ये है कि हर शख्स को जल्दी है कि मैं उस मनसब पर बैठा दिया जाऊं जो 5, 6, 7 साल बाद उसको बैठना चाहिए। आपने पहले मेरे से सवाल किया कि क्या आप कैंडिडेट हैं। मैं बिल्कुल भी किसी तरह का कोई कैंडिडेट नहीं हूँ। सदर चैम्बर के लिए उम्मीदवार मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ अनटिल एंड अनलेस मेरी पार्टी इसका फैसला करे, मेरे लीडरशिप इसका फैसला करे, इखलाक भट्ट साहब इसका फैसला करें। मैं आपको फैसल साहब आपकी प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं ऑन कैमरा ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं और मेरे फैमिली और मेरे वालिद साहब, हम लोग ओहदों के भूखे बिल्कुल नहीं हैं। मैं ऑन कैमरा ये बात भी करता हूँ कि मुझे कोई ओहदा 20 साल ना दिया जाए, मैं आपको लिख के तहरीरी तौर पर स्टाम्प के ऊपर देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला मैं ओहदों का भूखा नहीं हूँ। मुझे 10 साल बाद दें, मुझे 20 साल बाद दें, मगर मेरी पूरी फैमिली और मेरी आगे आने वाली औलाद वन यूनिटी के साथ थी, वन यूनिटी के साथ है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मुझे बिल्कुल कोई चीज़ ना दें, मगर मेरी सपोर्ट, मेरी दौड़ और मेरी जो सारी नेक तमन्नाएं और जो ख्वाहिशें हैं वो सारी इखलाक भट्ट साहब के ग्रुप के साथ हैं। मैं कल भी इखलाक भट्ट साहब का था, मैं आज भी इखलाक भट्ट साहब को, जिन्होंने जाना होता है वो चले जाते हैं। मैं आज आपको ऑन कैमरा फैसल भाई ये बात करूँ, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं इखलाक भट्ट साहब का वन यूनिटी का वर्कर था, मैं वन यूनिटी का वर्कर हूँ और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से रहूँगा। और यही मौक़िफ़ आपका गुजरांवाला जिम खाना के हवाले से भी है, वहाँ भी नाम आता है आपका? नहीं, मैं फिर आपको, आपने सवाल मैं फिर कहता हूँ कि जब तक कोई
मेरी सीनियर लीडरशिप इसका कोई फैसला नहीं करती। जिम खाना के इलेक्शन में हुआ है, जब तक उसमें एक क्रिस्टल क्लियर जब तक चीज़ें नहीं होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि गुजरांवाला जिम खाना के इलेक्शन होंगे। गुजरांवाला जिम खाना अब आप एक समझें कि गुजरांवाला जिम खाना के अगर इलेक्शंस जो कराएगा या जो करेगा वो भी उस सारी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं, ये ख़ासतौर पर जिम खाना का जो इलेक्शन है, ये जब तक जो गुजरांवाला की जो सारी ब्यूरोक्रेसी है, जब तक उसको क्लियर नहीं करती, जब तक जो मसले मसाइल है जब तक वो क्लियर नहीं करते, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शंस होने चाहिए या उनको कराना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पहले जो अवाम है, जो लोग हमसे सवाल करते हैं, सारा कुछ उनको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके उसके बाद जो है वो फिर उसका डिसीजन होना चाहिए। मगर ये बड़ा कबलस वक्त है, उसमें बहुत इशूज़ हैं, उसमें बड़े मसले मसाइल हैं। मेरा ख्याल है वो पहले क्लियर कर लेने चाहिए, उसके बाद फिर जो है ये जिम खाना के इलेक्शन की तरफ हम जाना चाहिए। राइट। तो आपके ग्रुप को तो मेंबरशिप पे बुनियादी तौर पर बहुत एतराज़ है, मेंबरशिप जो की गई है वो मेरिट्स पे नहीं है। फैसल भाई देखें, इसमें एक चीज़ नहीं है, ये देखें इसमें एक लिस्ट ऑफ एलिगेशन है, इसमें कई चीज़ें हैं, इसमें मेंबरशिप की नहीं है खाली, इसमें फंड्स भी हैं, इसमें और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसमें बेज़ाब्तियाँ हैं, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसमें हुई हैं। हमारा ग्रुप वन यूनिटी कभी भी इलेक्शंस के ख़िलाफ़ नहीं था। वन यूनिटी तो हमेशा ये रिक्वेस्ट करता रहा है, सारे सीनियर जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, और उनसे सारों से ये रिक्वेस्ट करता रहा है कि आप इलेक्शंस कराएं, मगर पहले ये जो सारे मसले मसाइल हैं आप पहले इनको क्लियर करें। अगर आप ये मसले मसाइल क्लियर नहीं करेंगे तो ये फिर कोई भी, बेशक हम आ जाएं या बेशक वो आ जाएं, तो लोग इसमें ना कभी एतबार करेंगे इस इलेक्शन में, और ना ही लोग इसमें संजीदा होंगे, क्योंकि इलेक्शंस तभी होंगे जब चीज़ें पिछला सारा जो गंद और जो सारा वेस्ट और सारा जो चीज़ें ख़राब की गई हैं वो प्रॉपर तरीके से सही हो सके, राइट, उसका एक ऑडिट हो सके। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब जो आपके बिजनेस के हवाले से वकार राइस मिल्स, माशाल्लाह आपका एक नाम है कारोबार में, और ये जो एजाज़ हासिल किया है बेस्ट एक्सपोर्टर्स का राइस में, इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसमें कितनी एफर्ट्स शामिल हैं और इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या क्या मुश्किलात पेश आई और कैसे आपने ये एजाज़ हासिल किया। फैसल भाई, मेरे वालिद साहब को इस काम में तकरीबन 55 साल हो गए। मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी पूरी इसी काम में, वो समझ लें कि वो इसी काम में लगे रहे हैं, और वो ये शुरू से अब तक उन्होंने यही काम किया। मेरे वालिद साहब ने इसका काम स्टार्ट किया था 1972 में, और इट वाज़ अ वेरी हम्बल बिगिनिंग। मेरे वालिद साहब ने तब काम स्टार्ट किया जब किसी के पास 50 रुपए का भी शायद नोट ना होता, और मेरे वालिद साहब ने बड़ा ज़ीरो से ये काम स्टार्ट किया, और मेरे वालिद साहब ने अनलिमिटेड उन्होंने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। और मेरे वालिद साहब ना सुबह देखते थे ना शाम देखते थे, और मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को बहुत ज़्यादा उसमें ग्रो किया। और मुझे लोग बताते हैं, मेरे वालिद साहब बताते हैं, जब मेरे वालिद साहब ने काम स्टार्ट किया था तो उसको पूरे पंजाब में एक मिल थी, और वो वकार राइस मिल्स थी, और लोग सिंध से, बलोचिस्तान से और दूसरे सूबों से आते थे मेरे वालिद साहब का पूछ के, क्योंकि वो माल तैयार करवाना होता था और एक्सपोर्ट करनी होती थी, तो मेरे वालिद साहब के पास लोग आते थे लोगों से पूछ के। फिर एक्सपोर्ट का गवर्नमेंट ने जब आगाज़ किया तो मेरे वालिद साहब के पास 10-10, 15-15 हज़ार टन की एलसीज होती थी। मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की है, और मैं इसमें सीधी ये बात कहूँगा कि जो मेरे वालिद साहब की जो मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिर्फ उनकी मेहनत है, वो और किसी की मेहनत नहीं। और आज मेरा छोटा भाई है मियाँ उस्मान अजीज़, वो और मैं अपने वालिद साहब के शाना बशाना खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस को हम मज़ीद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआओं से हम इसमें मज़ीद तरक्की करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने वालिद साहब का नाम ऊँचा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है बतौर अपने कारोबार में जो डायरेक्टर की इंटरनेशनल मार्केट और सेल्स के हवाले से है, आप दुनिया को जब देखते हैं और उसका एक मुवाजना करते हैं पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए आप क्या समझते हैं कि कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए फौरी तौर पर जिनसे कि एक्सपोर्ट्स मज़ीद बढ़ें, हर्डल्स दूर हों और पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, मुआशी मुश्किलात, उनमें कमी आए? फैसल भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन है वो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड बॉडी है।
और ना कि सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड बॉडी है, ये सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज भी वो लेके आती है। आप देख लें कामों की इतना सा है, मगर ये काम इतना सा कामों की आप ये सोच लें कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज है उसमें ऐड करता है। माशाल्लाह। अब मैं एज अ एक्सपोर्टर हूँ, देखें मैं जब सुबह उठता हूँ पहले मेरे पास इन्वायरमेंट वाले आ जाते हैं, फिर मेरे पास जो FBR वाले आ जाते हैं, फिर मेरे पास NHA वाले आ जाते हैं, फिर मेरे पास बल्दिया वाले आ जाते हैं, मतलब कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपके इस प्रोग्राम के तवसत से उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये एक वन विंडो ऑपरेशन किया जाए। हम हमेशा पिछली जो इलेक्शन से चैम्बर में उसमें जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है उनका एक बड़ा उन्होंने बनाया था कि जी हम वन विंडो लेके आएंगे, मगर वन विंडो आया नहीं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेशक कोई भी ग्रुप हो, देखिए वन विंडो है बेसिकली कारोबारी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो वन विंडो ऑपरेशन है वो होने चाहिए, आसानी पैदा करनी चाहिए। मैं जब सुबह उठता हूँ पहले मेरे पास इन्वायरमेंट वाले आ जाते हैं, फिर NHA वाले आ जाते हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ जाती है, तरह तरह के पैसे और तरह तरह के चार्जेस और तरह तरह के टैक्सेस एक्सपोर्टर के ऊपर लगाए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्टर जो है इन सारे टैक्सेस से एग्जम्प्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये सारी डिपार्टमेंट्स जो हैं ये नहीं कहते कि आप कारोबार चलाएं, अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो जितने भी डिपार्टमेंट ये कहते हैं जी अब आप हमें दे दें, आप अपना कारोबार बंद कर दें। अभी कल मेरे पास एक केस आया, हमारे एक बड़े सीनियर एक कामों की में एक भाई हैं जिनकी फैक्ट्री है, विदाउट एनी नोटिस और विदाउट किसी तकलीफ के, विदाउट किसी मसले मसाइल के वो आए हैं, उन्होंने उनकी फैक्ट्री सील कर दी। हालांकि उन्होंने नक्शा भी पास कराया, उन्होंने सारा कुछ पास कराया हुआ है, मगर वो अगर आप ऐसे करेंगे तो अल्टीमेटली ये तो फिर बिजनेस सारे बंद हो जाएंगे। ईज ऑफ बिजनेस हमारे पाकिस्तान में नहीं है। सेकंड बात ये है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करें। एक्सपोर्टर को आप मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसको इजी लोन्स दें, जिस तरह हमारा ERF है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो पहला दौर था उसमें मियाँ साहब ने, हम आज भी वो दौर याद करते हैं जब उन्होंने 1.5-2% के ऊपर एक्सपोर्टर को फाइनेंसिंग स्कीम दी थी, और वो आज भी है मगर वो आज बहुत महंगी है। आज 11-12% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा है। हमें ईज ऑफ बिजनेस के लिए हमें मौके दें और हमें ये सारे डिपार्टमेंट से खुदारा हमारी जान छुड़ाएं। हम और हमारी जो राइस की इंडस्ट्री है वो आज तक इंडस्ट्री नहीं बन सकी। तो ये बड़ी आपके लिए हैरत अंगेज बात होगी कि राइस की इतनी बड़ी हमारी फैक्ट्रियां लोगों ने लगाए हैं, पूरे यूनिट्स लगाए हैं, मगर हमें इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। अच्छा, इतना बड़ा वॉल्यूम है और उसके बावजूद आप इंडस्ट्री के तौर पे नहीं, आपको नहीं, ये हमें आज तक इंडस्ट्री के तौर पे नहीं हमें लिया गया। और ये मैं आपको बता दूं कि जिन सियासी शख्सियत के ऊपर ये टारगेट करते हैं, ये उन्हीं के दौर में उन्होंने हमें एक मरतबा इंडस्ट्री का दर्जा डलवाया था। उसके बाद 2018 के बाद आपको पता है एक ऐसा सियासी दौर आया था जिसमें काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई और उसमें फिर हमारा जो इंडस्ट्री का दर्जा था वो वापस ले लिया गया। मेरी आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट है सबसे कि आप इसको देखें और हमें राइस को एटलीस्ट इंडस्ट्री का एक दर्जा लाजमी देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मियां मोहसिन अजीज साहब नौजवान बिजनेसमैन गुजरांवाला के, और उनके ख्यालात आपने सुने हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पॉलिटिक्स में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं और आइंदा भी अपने ग्रुप के साथ उनकी कितनी कमिटमेंट है वो आपने सुनी। और एक जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया गुज़श्ता दिनों, उसके हवाले से भी हमने उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। और हम ये दुआ करते हैं और इनके लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार करते हैं। दुआ हमारी ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक बेहतर माहौल हो, कारोबारी बरादरी जो है गुजरांवाला की ख़ास तौर पर वो मिलजुल कर काम करे और कारोबारी बरादरी की फलाह के लिए, शहर की फलाह के लिए मुतफिका एजेंडा बनाया जाए और सब मिलकर उस पर काम करें और एक अच्छे माहौल में एक दूसरे की इज्जत और रिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए इस शहर को आगे लेके जाएं, कारोबारी बरादरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। मुझे आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।